हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर हिंदी भाषा और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये पेपर हुआ था 15 जून 2024 बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उसका हल भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीए, बीबीए, बीसीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 कल्चर हिंदी लैंग्वेज और पार्ट बी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। और यहाँ पे नोट भी दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और टाइम है 2 घंटे का। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे हिंदी भाषा में। पार्ट 1 लैंग्वेज एंड कल्चर। आपको अगर इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न 1 है गीता में अध्यायों की संख्या है, तो कितने अध्याय है गीता में? 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। प्रश्न क्रमांक 2 है गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं कौन? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है गीता संवाद ग्रंथ है, किसके बीच संवाद है? कृष्ण और अर्जुन के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 4 गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है कितनी? 700। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शंकराचार्य जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 निराला जी का उपन्यास है, कौन सा है? निरूपमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने एक सीरीज भी देखी थी की थी यूट्यूब पे, तो जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे पूरे हिंदी के चैप्टर्स के, तो उसको भी आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें फंसे हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा? किसने कहा था? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 निराला काव्य का दार्शनिक आधार है, क्या है? वेदांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है अनामिका ग्रंथ है, तो कैसा ग्रंथ है ये? काव्य संकलन है, निराला जी का काव्य संकलन है अनामिका। प्रश्न क्रमांक 11 दोपहर का भोजन किस विद्या की रचना है, किस विधा की रचना होना चाहिए यहाँ पे? तो ये कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो बड़ा पुत्र कौन था? रामचंद्र। फिर उससे छोटा था, मतलब मझला पुत्र था मोहन, और सबसे छोटा था प्रमोद। प्रश्न क्रमांक 13 है सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का नाम है, क्या है? प्रमोद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? तो अंत में उसके हिस्से में आधी रोटी आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 15 अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 16 काक भुसुंडी किसका सम्मानित नाम है? किसका है? काक भुसुंडी नाम से ही स्पष्ट है, ये कौवे का सम्मानित नाम है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 17 पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? किसका? कौवे का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये गिल्लू लेसन के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 गिल्लू शब्द है, तो जो एक गिलहरी का छोटा बच्चा है उसे महादेवी वर्मा जी गिल्लो कहकर पुकारती थी, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा जो है उसका व्यक्तिवाचक रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? क्या था? काजू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20 गिलहरी के जीवन की अवधि होती है, कितनी होती है? लगभग 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 21 नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो यहाँ पे जो बूढ़ा शब्द है इसका आशय महात्मा गांधी जी से है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम। अगला है प्रश्न क्रमांक 22 मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीत हैं? किसके जीवंत प्रतीत है? पाशवी वृत्त के। ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और अगला है प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? यह एक ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला प्रश्न क्रमांक 24 नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर है? छोटी लड़की का, लेखक की जो छोटी लड़की है उनका। अगला है प्रश्न क्रमांक 25 हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, कौन? शिरीष के फूल, कुटज, अशोक के फूल
ये सभी, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 26, कंघी शिल्प किस जनजाति की है? तो ये बंजारा जनजाति की है, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, मटकी नृत्य संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है मटकी? मालवा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। म से मटकी, मा से मालवा, इस प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, इनमें से बुंदेलखंड का नृत्य है कौन है? राई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही फेमस नृत्य है बुंदेलखंड का। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, लोक कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। लोक चित्र, लोक नृत्य, लोक शिल्प, 3 भागों में बांटा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 30, अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र को कहते हैं? क्या कहते हैं? नवरता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 31, लोक साहित्य के आयाम हैं? कितने आयाम हैं? 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लोक साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन है? तो कौन है? बुंदेली लोक साहित्य, मालवी लोक साहित्य, बघेली निमाड़ी लोक साहित्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 33, नौटंकी का प्रमुख वाद्य क्या है? तो नक्कारा। ना से नौटंकी, ना से नक्कारा, इस प्रकार याद रख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 34, इनमें से संस्कार गीत है? दस्टोन, मुंडन, कर्णछेदन या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न क्रमांक 35 है, ऋतु गीत है? ऑप्शन नंबर ए में है मामूलिया, बी में है सु आटा, सी में है गरबा, डी में है ये सभी ऋतु गीत हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, 36, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है? ये मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है? बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, एक पंथ दो काज का अर्थ है? इसका मतलब होता है एक साथ दो लाभ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक साथ दो लाभ। अगला प्रश्न क्रमांक 38, कान भरना का अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है? किसी के विरुद्ध शिकायत करना। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 39, नाक रगड़ना का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 40, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? अरबी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, समास का शाब्दिक अर्थ है? तो समास मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटे में कह देना, संक्षिप्तीकरण करना, उसको छोटा बनाना, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण करना। और विग्रह का मतलब होता है अलग करना। और अगला है प्रश्न क्रमांक 42, 42, समास के भेद हैं? कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 43, तत्पुरुष समास में होता है? तो क्या होता है? दोनों पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, या कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। और जो तत्पुरुष समास है उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके साथ जो द्विक है और कर्मधारय समास है और उनमें भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है। और जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें अन्य प्रधान की जो अन्य पद है उसकी प्रधानता होती है। न पद प्रथम पद प्रधान होता और न द्वितीय होता, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, नवग्रह किस समास का उदाहरण है? नवग्रह, नव ग्रहों का समूह। तो इसमें संख्या आ रहा है, संख्यावाची है, तो इसमें द्विग समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 45, द्वंद्व समास का उदाहरण है? गाय, बैल, हाथ पांव, माता पिता, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 46, 46, प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को कहा जाता है? तो ये सिंपल है, उद्योग कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न क्रमांक 47, संस्कृत की विशेषता है? मापा नहीं जा सकता, सामाजिक जीवन विधि, समूह द्वारा निर्मित, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 48, उद्योगों के विकास से देश में आत्मनिर्भरता आती है, रोजगार में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 49, 49, किन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है? तो लघु उद्योगों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला है प्रश्न क्रमांक 50, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह कथन है कैसा है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या पूर्ण सत्य है? तो ये कथन सत्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।